अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 4.3 की। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 4.3 के हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें हमने डिस्कस किया स्लोप को। इसके बाद हमने स्लोप के बाद हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था इंक्लिनेशन को। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स देखेंगे, हमारे पास है फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर पैरेलल, और दूसरा पार्ट है इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। एक तो हम ये बताएंगे कि स्लोप पैरेलल कब होता है, दूसरा स्लोप परपेंडिकुलर कब होता है। देखें, पैरेलल स्लोप हमारे पास m1 इक्वल टू m2 हो और परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास होता है परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास होगा m1 m2 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हम इसके इक्वल रखते हैं स्लोप m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर स्लोप में हम देखते हैं कि m1 m2 स्लोप 1 स्लोप 2 इक्वल आ जाए -1 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वो यही कह रहा है कि फाइंड के, हमने के फाइंड करना है। सो द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर पैरेलल। तो पहले वो कह रहा है कि आपने स्लोप पैरेलल में स्लोप लेना और आपने फाइंड करनी है वैल्यू के की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 देखेंगे जहाँ पे हमारे पास स्लोप पैरेलल हो। तो हम लिखते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं कि हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए गिवन है हमारे पास 7 3, पॉइंट बी है हमारे पास के -6, पॉइंट सी है हमारे पास स्टूडेंट -4 5, और स्टूडेंट पॉइंट डी है हमारे पास -6 4। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, स्लोप परपेंडिकुलर कब होता है, पैरेलल कब होता है। तो स्टूडेंट अब देखें, हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे पैरेलल स्लोप। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है कि हमारे पास जब स्लोप पैरेलल होते हैं तो तब हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी स्लोप पैरेलल। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिखेंगे गिवन दैट स्टूडेंट हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिख लेंगे गिवन दैट जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स गिवन है हमारे पास ए हमारे पास 7 3, बी हमारे पास के -6, पॉइंट सी हमारे पास -4 5, और स्टूडेंट पॉइंट डी हमारे पास -6 4 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास, और हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो स्लोप हम पैरेलल लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे m1 यहाँ पे m1 डिनोट करता है स्लोप 1 को। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो स्टूडेंट स्लोप m1 डिनोट, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि m डिनोट करता है स्लोप को, और यहाँ पे हमने m1 क्योंकि हमने स्लोप 1 लेना है। अब स्लोप m1 हमारे पास जो होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे स्लोप का। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसी तरह इस तरफ भी आप फार्मूला लिख लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लिख लें स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो देखें हमारे पास क्या आता है स्लोप m1। पहले हम स्टूडेंट स्लोप ऑफ ए बी ले लेते, तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट हमारे पास y2, यहाँ पे देखिए इसको नाम दें x1 y1 x2 y2। तो स्लोप m1 हम लेने जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, तो y2 है हमारे पास -6 और y1 है हमारे पास -7 आ जाएगा।
-6 और -3 आ जाएगा। और स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा k -7 आ जाएगा, x2 - x1 k -7, तो हमारे पास आ जाएगा -9 अवर k -7। तो स्टूडेंट ये आया हमारे पास स्लोप m1, ये आया हमारे पास m1 स्लोप m1। अब हम निकालने जा रहे हैं स्लोप m2। तो स्टूडेंट स्लोप m2 हम लेंगे, m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। तो स्टूडेंट हम लेंगे स्लोप ऑफ CD लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है y2 - y1 अवर x2 - x1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है CD से, तो x2 4, y2 4 माइनस y1 हमारे पास आ जाएगा 5 अवर x2 आ जाएगा -6। और स्टूडेंट देखें माइनस इंटू -4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 अवर -6 + 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 अवर -2, तो हमारे पास यहाँ पे m2 आ जाएगा 1 अवर 2। तो स्टूडेंट अब देखें हमने स्लोप m1 भी निकाल लिया, स्लोप m2 भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो पहला पार्ट था उसमें वो ये कह रहा था कि जब आपके पास स्लोप पैरेलल होंगे तो तब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जब आपके पास स्लोप पैरेलल होंगे तो तब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट स्लोप पैरेलल होते हैं, पैरेलल m1 इक्वल टू m2। तो स्टूडेंट हमारे पास स्लोप m1 है -9 अवर k -7, -9 अवर k -7, और m2 स्लोप है हमारे पास 1 अवर 2। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा, हमने k की वैल्यू निकालनी है पैरेलल स्लोप से, तो हमारे पास आ जाएगा -9 × 2 इज इक्वल टू k -7। तो स्टूडेंट आ जाएगा -18 इज इक्वल टू k -7। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -18 + 7 इज इक्वल टू k। तो -18 में से +7 निकालेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा -11 इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जब स्लोप पैरेलल थे तो k की वैल्यू -11 आई है। अब इसी क्वेश्चन का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि जब आपके पास स्लोप परपेंडिकुलर होगा तो तब आपके पास k की वैल्यू क्या आती है। जब आपके पास स्लोप परपेंडिकुलर, अब इसका पार्ट 2 देखेंगे हम, जहाँ पे वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास स्लोप जब परपेंडिकुलर हो तो तब हमारे पास k की वैल्यू क्या आती है। स्लोप परपेंडिकुलर हो तो तब हमारे पास k की वैल्यू क्या आएंगी। तो स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 के होता है। अब देखिए हमारे पास स्लोप m1 आया था -9 अवर k -7 आया था। तो स्टूडेंट स्लोप m2 क्या आया था हमारे पास 1 अवर 2 आया था इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट बस स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -9 अवर 2k -14 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखें ये 2k -14 डिवाइड हो गया, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -1 इंटू 2k -14 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आ जाएगा -9 इक्वल टू -2k +14 आ जाएगा। तो स्टूडेंट +14 इस तरफ आके -14 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -2k आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास -9 -14 इज इक्वल टू -2k आया है, तो -9 + -14 तो हमारे पास आ जाते हैं -23 इज इक्वल टू -2k आ जाता है स्टूडेंट। अब देखें ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -23 - 2 इज इक्वल टू k। तो माइनस से स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 23 अवर 2। तो स्टूडेंट जब हमारे पास स्लोप परपेंडिकुलर था तो तब k की वैल्यू आई है 23 अवर 2। तो जब हमारे पास स्लोप पैरेलल थे तो तब हमारे पास k की वैल्यू आई है -11। तो स्टूडेंट यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यूजिंग स्लोप को यूज़ करते हुए शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, आपके पास एक ट्राइंगल है वो उसके वर्टिसेस गिवन है। हमने ये शो करना है कि A B एंड C ट्राइंगल है जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम वो तभी बता सकते हैं जब हमारे पास देखें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल,
ये और ए है बी और ये है सी। अब देखें अगर हमारे पास ए बी, ये ए स्लोप ऑफ ए बी ये परपेंडिकुलर होगा स्लोप ऑफ ए सी का, तो तब हम ये बता सकते हैं कि ये राइट एंगल है, ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखें हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे जो चीज़ गिवन है हमारे पास, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, वो है हमारे पास ए 6 1, बी है हमारे पास 2 7 और सी है हमारे पास -6 -7। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें ए बी सी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, और हमने ये शो करना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी ये परपेंडिकुलर होता है स्लोप ऑफ ए सी का, तो तब ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी ये परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट देखें परपेंडिकुलर को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, तो हमारे पास होगा स्लोप ऑफ ए बी परपेंडिकुलर होगा स्लोप ऑफ ए सी का, स्लोप ऑफ ए सी का। तो स्टूडेंट तब हमारे पास ये होगी, तब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, गिवन है हमारे पास पॉइंट ए 6 1, बी है हमारे पास 2 7 और पॉइंट सी है हमारे पास -6 -7। तो अब स्टूडेंट देखें हमने ये कहा कि स्लोप ऑफ ए बी ये परपेंडिकुलर होगा स्लोप ऑफ ए सी के, तो तब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इसको हम m1 का नाम दे दें, या स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा y2 - y1, फार्मूला लिखेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 7 - 1 ओवर 2 - 6, 2 - 6। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -6 ओवर -4 आ जाएगा, 6 ओवर 4 आ जाएगा। देखिए 7 में से 1 निकालने तो 6 आ जाएगा, तो 6 ओवर -4 आ जाएगा, 2 to the 4 2 3 the 6, तो हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आया है -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी क्या आता है, स्लोप ऑफ ए सी, तो फार्मूला आप लिखेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -7 - 1 ओवर -6 तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर -12। तो कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 4 3, तो 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें स्लोप ऑफ ए बी ये परपेंडिकुलर हो स्लोप ऑफ ए सी के, तो तब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल शो होगी। तो देखें हम लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आया है -3 ओवर 2 और स्लोप ऑफ ए सी आया है स्टूडेंट 2 ओवर 3। तो देखें 2 2 से कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बचता है -1 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हमने यही चीज़ शो करनी थी कि स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी के परपेंडिकुलर हो, तो तब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो हमने इस क्वेश्चन में यही बताना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। यहाँ पे 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। इसके 3 वर्टिसेस गिवन है और वो कहता है कि आपने यहाँ पे 4th वर्टिक्स फाइंड करना है, हमने 4th वर्टिक्स निकालना है। तो ए हमारे पास 7 - 1, बी है हमारे पास स्टूडेंट -2 2 और स्टूडेंट सी देखें हमारे पास है 1 4 और डी को हम नाम दे
डी हमने फाइंड करना, तो हम इसको नाम देते हैं ए एंड बी। एक्स और वाई भी आप रख सकते हैं, वाई और जेड भी आप रख सकते हैं, तो मैंने नाम दे दिया इसको ए और बी का। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस, उसके 3 वर्टिस गिवन है और 4th वर्टिस हमने फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट, हम कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे वर्टिस ए हमारे पास 7 - 1, बी हमारे पास -2 2, सी है हमारे पास 1 4 और डी हमने फाइंड करना है ए बी। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्टिस ए हमारे पास है 7 - 1, बी होगा -2 2, सी होगा 1 4 और देखें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड डी इंटू ए बी। 4th वर्टिस हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे लिखेंगे, अब देखें कब बता सकते हैं कि हम ए और बी कब फाइंड कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए डी के। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है हमारे पास, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 x2 - x1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास -2 y2 - y1 और x2 - x1 इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखेंगे y2 - y1 और x2 - x1। अब स्टूडेंट देखें स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 और x2 - x1 है हमारे पास -2 - 7। अब देखें स्टूडेंट स्लोप ऑफ सी डी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 - b और 1 - a। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 और -9 इज इक्वल टू 4 - b और 1 - a आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 - a इक्वल टू -9 × 4 - b आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 3a इक्वल टू -36 + 9b। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 + 36 इज इक्वल टू 9b + 3a आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 39 इज इक्वल टू 3a + 9b। तो स्टूडेंट आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसी तरह स्टूडेंट देखें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने लिया था स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, तो अब हम लेंगे स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो स्टूडेंट अब हम लेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, तो हमारे पास आ जाएगा y2 - y1 और x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1 आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ बी सी देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 और 1 + 2। अब स्लोप ऑफ डी ए देखते हैं ए डी, तो हमारे पास आ जाएगा b - b + 1 और a - 7। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 इज इक्वल टू b + 1 और a - 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × a - 7 इक्वल टू 3 × b + 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2a - 14
इज़ इक्वल टू 3b प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 3 प्लस 14। तो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट ये थी इक्वेशन 1 हमारे पास, और ये आई है इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा। स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वेशंस दोनों लिखता हूँ। 3a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 39, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 17। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस इक्वेशन 2 को, यह हमारे पास इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखें हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट का सेम होना ज़रूरी है। हमारे पास सिंबल्स यहाँ पे देखें तो 9 के साथ प्लस है, और नीचे ऊपर 9b के साथ प्लस है, और नीचे माइनस 3b लिखी हुई है। तो देखें यहाँ पे अगर कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, तो हम दोनों में से a या b, दोनों में से किसी एक को 0 करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 9b है और नीचे 3b है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग 3 बाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 9b, 6a माइनस 9b इक्वल टू, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 51। तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब स्टूडेंट देखें, हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब देखें जो इक्वेशन 3 है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस 9b लिखा हुआ है, और ऊपर हमारे पास कोफिशिएंट 9b है इक्वेशन 1 में। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, पहली और तीसरी को हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 39, और नीचे देखें स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 9b इज इक्वल टू 51। तो प्लस 9b माइनस 9b कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9a इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाते हैं 90। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 9a इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 9। तो स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखें जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो अब हम b की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो b की वैल्यू निकालना अब मुश्किल नहीं है। अब इक्वेशन 1 2 दोनों में से किसी एक में पुट करके चेक करें तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, हम a की वैल्यू 10 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 9b इज इक्वल टू 39। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 9b इज इक्वल टू 39। तो हमारे पास आ जाएगा 9b इज इक्वल टू 39 माइनस 30। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 9b इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 39 में से 30 निकालें तो 9 बचते हैं हमारे पास। और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1, ये कैंसिल हो जाते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। तो स्टूडेंट देखें अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया है। तो फोर्थ वर्टेक्स हमारे पास आया है 10 और 1। स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स आया है 10 एंड 1। तो यही हमने फाइंड करना था फोर्थ वर्टेक्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 7 में द पॉइंट्स ए बी सी गिवन है वर्टिसेस कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, कोई रोम्बस है उसके वर्टिसेस 3 गिवन है। अब देखें वर्टिसेस ऑफ रोम्बस गिवन है और हमने 4th वर्टेक्स फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमने ये बतानी है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो ये चीज़ हमने शो करनी है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ए बी सी और डी 4th वर्टेक्स आ गए। अब देखें पहले तो हमने 4th वर्टेक्स फाइंड करना है, 3 गिवन है और 4th हमने निकालना है। तो इसको नाम देंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में नाम दिया था A-1 2, बी है हमारे पास 3-1 और सी हमारे पास 6-3 और डी हमने फाइंड करना है। तो इसको आप नाम दे दें ए और बी का। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नाम आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, TU रख लें, YZ रख लें, मैंने AB का नाम दिया इसको। अब देखिए हमने सबसे पहले 4th वर्टेक्स निकालना है, तो वही तरीका का आपने अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है हमारे पास AB ए की वैल्यू -1 2, बी वर्टेक्स है हमारे पास 3-1, सी है 6-3 और स्टूडेंट डी वर्टेक्स है हमारे पास ए बी। अब देखें इसके बाद आप लिखेंगे टू फाइंड, तो हमने वर्टेक्स 4 डी फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह आपने लिखना है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आई थी। अब इसी तरह आपने स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ से दोबारा 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को आपने उसी तरह सॉल्व करना और 4th वर्टेक्स निकाल लेना है। तो स्टूडेंट जब आपके पास यहाँ पे 4th वर्टेक्स की वैल्यू आएगी उस वक्त आपने डायगोनल पे आपने देखना है कि स्लोप ऑफ, अब इसके डायगोनल स्लोप ऑफ, तो डायगोनल पे होगा स्लोप ऑफ बी डी, स्लोप ऑफ बी डी ये परपेंडिकुलर होगा किसके, स्लोप ऑफ ए सी के। तो स्टूडेंट अगर आपके पास ये डी वर्टेक्स फाइंड करने आपने, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आएगी, उसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पे स्लोप ऑफ बी डी लेना है और वो देखना है कि वो परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ ए सी का या नहीं। अगर तो वो स्लोप ऑफ बी डी परपेंडिकुलर होता है स्लोप ऑफ ए सी के, तो तब हमारे पास ये क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, रोम्बस के डायगोनल दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल आपने उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर 2 लाइन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है, हमने बताना है कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या इन दोनों में से एक भी नहीं है, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल हैं। तो सबसे पहले इसका पार्ट ए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट ए देखें। तो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास -1 2 1 -2, बी है हमारे पास 2 4 एंड हमारे पास सी है 4 1 और डी है हमारे पास -8 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट है तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। ए है हमारे पास 1 -2, बी है हमारे पास 2 4, पॉइंट सी है हमारे पास 4 -1 और पॉइंट डी है हमारे पास -8 2। तो स्टूडेंट हमने देखना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से एक भी नहीं है। तो स्टूडेंट मैंने बात की थी कि पैरेलल कब होते हैं, जब हमारे पास स्लोप m1 इक्वल टू स्लोप m2 के आ जाए, m1 इक्वल m2 के आ जाए तो तब हमारे पास पैरेलल होते हैं। जब हमारे पास m1
m2 इक्वल टू -1 आ जाए तो तब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होंगे। जब हमारे पास स्लोप m1 स्लोप m2 ये इक्वल आ जाए -1 के, तब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता तो इन दोनों में से एक भी नहीं होगा, वो नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्लोप m1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्लोप m1 हमने लिया ए बी से, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m1 स्लोप ऑफ m1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 और 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6। 4 + 2 6 होते हैं और 2 में से 1 निकाले तो 1। इसी तरह अब स्लोप ऑफ सी डी देखें तो हमारे पास आ जाता है m2 इक्वल टू y2 माइनस y1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 और -8 -4। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 और -12। तो ये आ जाता है -1 और 4। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि स्लोप परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या नॉन परपेंडिकुलर नॉन पैरेलल है। तो देखें m1 हमारे पास आया है 6 और m2 हमारे पास आया है -1 और 4 आया है। तो अब स्टूडेंट m1 इक्वल टू m2 जब स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं तो देखें यहाँ पे m1 6 आया और m2 -1 और 4 आया है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये पैरेलल स्लोप नहीं है, ये स्लोप पैरेलल m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो ये पैरेलल स्लोप नहीं है। अब देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास m1 m2 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट चेक करते हैं कि -1 के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो स्लोप m1 है 6 और स्लोप m2 है हमारे पास -1 और 4 इज इक्वल टू -1। तो 2 3। तो स्टूडेंट ये आया -3 और 2 इज नॉट इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट ये स्लोप हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो पहले बताया था कि जब हमारे पास ना तो वो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो वो नाइदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल होता है। तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन नन आता है, इन दोनों में से एक भी नहीं है। तो इसी तरह इसका पार्ट बी भी चेक करना है आपने खुद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। हमने फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए देखेंगे आप। यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट्स हैं लाइन थ्रू 7 - 9। तो स्टूडेंट देखें हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब हमारे पास स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है, जब हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उस वक्त हमारे पास जो स्लोप होता है वो 0 होता है। m इज इक्वल टू 0, स्लोप हमारे पास 0 होता है जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जब हमारे पास वर्टिकली लाइन होती है तो तब हमारे पास स्लोप अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, उसने कहा कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और पॉइंट गिवन है हमारे पास 7 - 9 और यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्लोप 0 है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें इक्वेशन है हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। तो स्टूडेंट देखें हमने यहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1 है। तो अब देखें स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इक्वेशन। अब देखें हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -9 और स्लोप मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और x हमारे पास 7, x माइनस x1 है हमारे पास 7।
तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इक्वेशन आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की, ये इक्वेशन आती है। इसी तरह इसका पार्ट बी है, तो वहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है आपने फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जब आपके पास स्लोप वर्टिकल लाइन का हो। वर्टिकल लाइन का स्लोप स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप। जब हमारे पास वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है हमारे पास वर्टिकल लाइन का स्लोप। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें तो इसका पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ। पार्ट बी हमारे पास, इसके पॉइंट के मैंने -5 3। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखेंगे आप y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है। अब स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है। तो अब देखें हम स्लोप इन्फिनिटी कब लिखते हैं, जब वो देखें हमारे पास 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। तो देखें मैं लिखूंगा y माइनस y1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1/0। देखें इन्फिनिटी की जगह मैंने 1/0 लिख लिया, x माइनस इंटू -5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x प्लस 5 आ जाएगा। तो देखिए ये 0 डिवाइड हो गया है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5। तो स्टूडेंट जब हमारे पास वर्टिकली लाइन का स्लोप देखना है तो तब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, और इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब स्लोप देखा 0 था तो तब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो मैंने लिखी थी। अब वर्टिकल लाइन पे ये इक्वेशन बनती है हमारे पास जब स्लोप, वर्टिकल लाइन पे हमारे पास स्लोप अनडिफाइंड होता है, एक बार फिर सुन लें, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास स्लोप 0 हो जाता है। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, स्टूडेंट पार्ट 3 में वो कहता है कि द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो कहता है कि लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे m कहाँ से आया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल कितने का बनता है, 45 डिग्री का। तो हम देखेंगे m इज इक्वल टू tan 45। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 1। तो आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। और ओरिजिन पे हमारे पास ये वैल्यू है 0 0, x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 0। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू x। अब इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट 4 है, पार्ट डी, उसमें वो कहता है कि आपने लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 135 डिग्री का। तो बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, m इज इक्वल टू स्लोप निकालना है आपने 135, tan 135 पे -1 होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगी, और ओरिजिन आपके पास दोबारा 0 0 आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। तो अल्लाह हाफिज़, ये थे 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किए आज। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। तो अल्लाह हाफिज़।